नमस्कार। कैंपस में न्याय, आखिर इसका मतलब है क्या? क्या ये कुछ लोगों के लिए एक खास तरह की सुरक्षा है या फिर सबके लिए बराबर अधिकार? देखिए, यूजीसी के जो नए नियम आए हैं, उन्होंने इस सवाल को बहस के बिल्कुल सेंटर में ला दिया है। तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या ये नए नियम वाकई में एक जरूरी ढाल हैं जो कमजोर को बचाएंगे, या फिर ये कैंपस के अंदर ही एक नई दीवार, एक नए मतभेद की वजह बन रहे हैं? आइए इस सवाल का जवाब साथ मिलकर ढूंढते हैं। अच्छा, किसी भी बहस को शुरू करने से पहले ना हमें एक बहुत ही असहज सच का सामना करना होगा। हमारे कैंपसेस जिन्हें हम सीखने और आगे बढ़ने की जगह मानते हैं, वहाँ आज भी एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए भेदभाव की दीवारें मौजूद हैं। और ये कोई इल्जाम नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है। तो चलिए, सबसे पहले तो इस बात को साफ साफ मान लेते हैं, क्योंकि जब तक हम हाशिए पर मौजूद छात्रों के दर्द और उनके अनुभवों को नहीं समझेंगे, हम इस मसले की जड़ तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम तो है, ये हमने मान लिया। लेकिन अब सवाल उठता है इसके समाधान का। क्या इसका हल ये है कि न्याय का जो तराजू है उसे कुछ चुनिंदा ग्रुप्स की तरफ झुका दिया जाए, या फिर न्याय का मतलब सबके लिए एक बराबर होना चाहिए? अब बात करते हैं उन नंबर्स की, उन आंकड़ों की, जिनके आधार पर इन नियमों की पूरी बिल्डिंग खड़ी की गई है। कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, पर सवाल ये है कि क्या वो हमेशा पूरी कहानी बताते हैं? चलिए जरा पड़ताल करते हैं कि इन नंबरों के पीछे का सच क्या है। तो ये है वो नंबर जो आजकल हर तरफ हेडलाइंस में है। 118.4% भेदभाव की शिकायतों में इतनी बड़ी, मतलब डबल से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। सच कहूं तो सुनने में ये आंकड़ा बहुत डरावना लगता है। तो फिर जरा इस नंबर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। क्या इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कैंपस में भेदभाव के मामले सच में दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं, या कहानी कुछ और ही है? लेकिन जैसे ही हम इन शिकायतों को देश के 4.5 करोड़ छात्रों के बड़े कैनवस पर रखकर देखते हैं, तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। ये आंकड़ा कुल छात्रों का सिर्फ 0.003% है। इसको ऐसे समझिए कि हर 33,000 छात्रों में से सिर्फ एक ने शिकायत दर्ज कराई। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, शिकायतों का बढ़ना हमेशा अपराध बढ़ने का सिग्नल नहीं होता। हो सकता है कि छात्र अब पहले से ज्यादा जागरूक हों, या ये भी हो सकता है कि ई समाधान जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स की वजह से उनके लिए अपनी आवाज उठाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। तो असली सवाल ये है, क्या इन आंकड़ों का इस्तेमाल इंसाफ का रास्ता बनाने के लिए हो रहा है, या फिर एक डर का माहौल बनाने के लिए? आंकड़ों की इस कहानी के बाद अब चलते हैं इस बहस के बिल्कुल दिल में, यानी हमारे संविधान के पास। आखिर समानता और सुरक्षा के इस नाजुक बैलेंस पर भारत का संविधान क्या कहता है? और यहीं पर ना हमें संविधान का एक बहुत दिलचस्प संतुलन देखने को मिलता है। एक तरफ है आर्टिकल 15, जो सरकार को पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिए, उनके भले के लिए कुछ खास कदम उठाने की इजाजत देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है आर्टिकल 14, जो साफ साफ कहता है कि कानून की नज़र में हर नागरिक बराबर है और सबको एक जैसी सुरक्षा मिलेगी। और बराबरी के इस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने और भी मजबूत बनाया है। 1974 के एक बहुत ही लैंडमार्क फैसले में कोर्ट ने कहा था कि समानता का मतलब है सरकार की किसी भी मनमानी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा। मतलब सरकार किसी के भी साथ मनमाना बर्ताव नहीं कर सकती। संविधान के बाद अब बात करते हैं न्याय की प्रक्रिया की, यानी ड्यू प्रोसेस की। क्या इंसाफ पाने का रास्ता सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, या फिर ये नए नियम उस बुनियादी प्रक्रिया को ही बदल रहे हैं जो हर किसी के अधिकार की रक्षा करती है? देखिए, आमतौर पर न्याय की जो प्रक्रिया है वो इन 4 कदमों से गुजरती है। पहले शिकायत होती है, फिर उसकी एक शुरुआती जांच होती है, फिर दोनों पक्षों की निष्पक्ष सुनवाई होती है, और उसके बाद कोई एक्शन लिया जाता है। लेकिन जो लोग इन नियमों की आलोचना कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये नियम इस प्रक्रिया को छोटा कर सकते हैं, जिससे जांच और सुनवाई जैसे जरूरी कदमों के नजरअंदाज होने का खतरा है। और यहीं पर न्याय का वो सबसे पुराना और सबसे जरूरी सिद्धांत सामने आता है कि हर कोई तब तक बेगुनाह है जब तक वो दोषी साबित ना हो जाए। विष्णु तिवारी का मामला एक दर्दनाक चेतावनी की तरह है, जहां एक झूठे आरोप ने एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी के 20 साल जेल में बर्बाद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में इसी बात पर जोर दिया था।
कोर्ट ने साफ कहा था कि बिना शुरुआती जांच के किसी पर भी एक्शन लेना उसकी व्यक्तिगत आज़ादी, उसकी पर्सनल लिबर्टी को छीनने जैसा हो सकता है। चलिए, अब इस बहस को एक कदम और आगे लेके चलते हैं। अगर ये सुरक्षा का दायरा कुछ खास पहचानों तक ही सीमित रखा गया है, तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो इन दायरों में तो नहीं आते, पर भेदभाव का शिकार वो भी होते हैं? ये एक बहुत सीधा और जरूरी सवाल है। अगर पहचान के आधार पर भेदभाव गलत है, तो ये सुरक्षा का घेरा सिर्फ कुछ ही पहचानों तक क्यों? उस मुस्लिम छात्र का क्या, जिसे सिर्फ उसके नाम की वजह से टारगेट किया जाता है? मतलब न्याय की परिभाषा इतनी छोटी कैसे हो सकती है? और सच तो यही है कि जब न्याय चयनात्मक हो जाता है, सिलेक्टिव हो जाता है, तो वो बराबरी के पूरे आइडिया को ही कमजोर कर देता है। सच्ची सुरक्षा पीड़ित की पहचान देखकर नहीं दी जाती, बल्कि उसके दर्द को देखकर दी जाती है। तो हमने आंकड़ों को देखा, संविधान को समझा और न्याय की प्रक्रिया पर भी बात की। अब ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। तो अब देखिए, बहस इस बात पर नहीं है कि सुरक्षा होनी चाहिए या नहीं। बहस इस पर है कि सुरक्षा को लेकर हमारा नजरिया क्या हो। क्या हम एक ऐसी चयनात्मक सुरक्षा चाहते हैं जो कुछ लोगों को एक खास कवच दे दे, या फिर हम एक ऐसी सार्वभौमिक सुरक्षा चाहते हैं जिसका छाता हर नागरिक के सिर पर बराबर हो? और शायद इसी में इस पूरी बहस का सार छिपा है। सामाजिक न्याय का असली मकसद पुराने घावों को भरना होना चाहिए, न कि नए घाव बनाना। इसका मतलब है सुरक्षा का दायरा सबके लिए बढ़ाना, न कि किसी एक के लिए उसे सीमित कर देना। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब हम एक न्याय से भरे समाज की बात करते हैं, तो हमें खुद से पूछना ही होगा, आखिर सुरक्षा क्या है? कुछ लोगों के लिए एक विशेषाधिकार, या हर इंसान का एक सार्वभौमिक अधिकार? फैसला हमें ही करना है।